एक दहशतगर्द हमला तो मैं उसे नहीं कहूँगा, मैं उसको जिसे कहते हैं कि उससे बढ़कर ये कुछ था। उसको मैं एक मैसेकर कहूँगा, एक जेनोसाइड कहूँगा। इंडिया क्यों इस हद तक गिरा? इंडिया इस वजह से इस हद तक गिरा क्योंकि इंडिया को दुनिया में बहुत ज़्यादा फेलियर फेस करने पड़। इंडिया कभी भी पाकिस्तान और पर्टिकुलरली बलूचिस्तान में कामयाब क्यों नहीं हो सकता, वो उस पर हम बात करेंगे। फ्रीडम हाउस और फ्रीडम हाउस ने रिसेंटली इंडिया को डाउनग्रेड किया है फ्रॉम बीइंग अ पार्शली फ्री कंट्री। वो ये कहते हैं कि इंडिया एक फ्री कंट्री नहीं है। इसमें जो सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया आजकल लद्दाख में, मणिपुर में, पंजाब में, कश्मीर में, वहां पे जो वो ह्यूमन राइट वायलेशन कर रही हैं, दे आर ऑल अनप्रेसिडेंटेड। आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये इंडिया के हाथ में जब तक ये वेपन्स हैं न्यूक्लियर, तो वो भी वैसे ही है कि जैसे एक बंदर के हाथ में माचिस हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक और व्लॉग के साथ आपके सामने पेश खिदमत हूँ और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो लास्ट वीडियो के बाद कुछ डेवलपमेंट्स हुई थी और उनके हवाले से ज़रूरी था कि हम एक और वीडियो बना के अपने व्यूअर्स को जो रियलिटी बेस्ड एक इन्फॉर्म्ड जो भी एनालिसिस है वो हम उनके सामने पेश करें। तो आपको पता है कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे बलूचिस्तान में एक दहशतगर्द हमला तो मैं उसे नहीं कहूँगा, मैं उसको जिसे कहते हैं कि उससे बढ़कर ये कुछ था। उसको मैं एक मैसेकर कहूँगा, एक जेनोसाइड कहूँगा, क्योंकि उस हमले के जो टारगेट थे वो मासूम बच्चियाँ थीं जो कि स्कूल जा रही थीं अपने मुस्तकबिल को और कौम के मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए। लेकिन अफ़सोस के हमारे बुज़दिल जो दुश्मन थे, उन्होंने मासूम बच्चों पे वार किया, क्योंकि दुनिया में कहीं भी बच्चे और बूढ़े हमेशा से किसी भी जंग के या कॉन्फ्लिक्ट में वो हमेशा उससे बालातिर रहे हैं। लेकिन अभी हम इस बात को समझ सकते हैं कि इंडिया को जो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है दुनिया के सामने, तो वो उस शर्मिंदगी से बचने के लिए कोई भी किस्म की हरकत कर सकता है और हम उससे सरप्राइज़ तो नहीं होंगे, कभी भी नहीं हुए हैं, क्योंकि हमें पता है कि उनकी थिंकिंग किस लेवल की है और वो किस लेवल तक जा सकते हैं। उन्होंने जब जाफ़र एक्सप्रेस का भी हमला हुआ था, तो उन्होंने बड़ी खुशी मनाई थी उसपे और उसपे बड़े वो खुश हुए थे और अभी भी उसके बाद भी उन्होंने जब देखा कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, तो उन्होंने एक और बुज़दिलाना हरकत की अपने प्रॉक्सीज़ के थ्रू और जो कुछ खुशदार में हुआ, तो इसके बाद हमने एक क्लियर मैसेज जो है वो इंडिया तक पहुँचाना बड़ा ज़रूरी है और आज की वीडियो में जो हम मेन बात करेंगे, हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि इस हद तक इंडिया को क्यों गिरना पड़ा? इंडिया क्यों इस हद तक गिरा? इंडिया इस वजह से इस हद तक गिरा क्योंकि इंडिया को दुनिया में बहुत ज़्यादा फेलियर फेस करने पड़ रहे हैं और वो अपने फेलियर से और बाकी चीज़ों से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो ये चाहता है कि मैं ऐसा कुछ करूँ पाकिस्तान के अंदर जिसके बाद लोगों के फ़ोकस जो है वो पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट हो जाए। तो अब पहले हम इंडिया के फेलियर्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम आपको ये भी बताएँगे कि क्यों इंडिया कभी भी पाकिस्तान और पर्टिकुलरली बलूचिस्तान में कामयाब क्यों नहीं हो सकता। वो उसपे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो एक अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि इंडिया के जो सबसे पहली फेलियर है वो उसकी फॉरेन पॉलिसी की फेलियर है। इंडिया काफ़ी अरसे से अपने फॉरेन पॉलिसी के थ्रू पूरी दुनिया को ये मेक बिलीव कराना चाहता था कि मैं एक सुपर पावर हूँ इस रीजन के अंदर और मुझे एक सुपर पावर की तरह ट्रीट किया जाए। और उसके इस क्लेम की वजह से उसको कुछ अरसे तक उसकी बातें भी इंटरनेशनल कम्युनिटी सुनती रही। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने इंडिया की सारी दहशतगर्दी जो कुछ भी वो करते रहे, वो ये नहीं है कि सिर्फ़ पाकिस्तान में कर रहे हैं। वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इंडिया जो है अपनी दहशतगर्दी में मसरूफ़ है, जिसमें कनाडा भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, यूके भी शामिल है, फ्रांस भी शामिल है, नेपाल भी शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है और इन सारे वो स्टेट्स हैं जिसमें इंडिया दहशतगर्दी कर रहा है और इन सब से बढ़ के वो अपने मुल्क के अंदर जिसे कहते हैं कि
दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो इंडिया ने क्या किया कि वो अपने फॉरेन जो भी उसके डेलीगेट्स थे, जो भी लोग थे, उनके थ्रू उसने दुनिया में एक नैरेटिव जनरेट करने की कोशिश की कि जी पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का विक्टिम नहीं है, बल्कि वो दहशतगर्दी का जिसे कहते हैं कि सरगना है। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उनके इस बात को कभी भी बाय नहीं किया, और जिसकी कि सबसे लास्ट अटेम्प्ट उन्होंने पहलगाम हमले के बाद की, जब उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बावर कराने की कोशिश की कि ये हमला पाकिस्तान ने किया। और वो आज के दिन तक जब मैं वीडियो बना भी रहा हूँ, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी उनसे सबूत मांग रही है और वो उनको वो सबूत नहीं दे सके। तो अब एक्चुअली बात यहाँ पे ये आती है कि इंडिया ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है, और उसको ये लगता है कि दुनिया को ये नहीं पता कि इंडिया के अपने अंदर क्या चैलेंजेस चल रहे हैं, और इंडिया के अपने अंदर उसके क्या-क्या फेलियर्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो एक फेलियर की तरफ ओवरऑल जा रहा है। ये नहीं है कि सिर्फ वो पाकिस्तान के फ्रंट पे फेल हो रहा है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने फेल हो रहा है। इंडिया इज फेलिंग इवन इनसाइड इंडिया। तो इसमें सबसे पहले जो पॉइंट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो पॉइंट ये है कि इंडिया के अंदर जो कम्युनल टेंशन्स हैं, इंडिया में डिफरेंट कम्युनिटीज रहती हैं, जिसमें सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं और जैन भी हैं। सिर्फ वहां पे हिंदू जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर जितने भी आपको पता है कि ये कम्युनिटीज रहते हैं, इन सब में कम्युनल टेंशन एट द हाईएस्ट अभी चल रहा है। और इवन इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी अपने कंसर्न इस हवाले से काफी दफा शो किया है। उन्होंने काफी दफा इंडियन गवर्नमेंट को भी ये बात कही है। उन्होंने कहा कि आपकी कंट्री में ना मुसलमान सेफ है, ना सिख सेफ है, ना क्रिश्चियन सेफ है, वो उनमें से कोई भी वहां पे वो महफूज नहीं करता सेफ। और दूसरी जो एक बड़ी चैलेंज जो इंडिया के अंदर चल रही है, इंडिया वैसे तो अपने आप को पोर्ट्रे करती है कि जी आई एम अ वेरी बिग, जिसे कहते हैं कि इकोनॉमिक पावर इन दिस वर्ल्ड, बट डिस्पाइट दैट उनको अपने मुल्क के अंदर अभी तक इकोनॉमिकली वो सस्टेन नहीं कर सके। उनके सबसे हाईएस्ट अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं। उनके वहां पे डे बाय डे जो इनइक्वालिटी है अमंग देयर पीपल, वो इंक्रीज हो रही है। आप अगर मुंबई का ही सिर्फ मवाजना ले लें, तो मुंबई में अभी भी अल्लाह माफ करे, वहां पे ऐसे लोग रहते हैं कि जो कि एक दिन का 1 रुपया कमाने के लिए भी वो जिसे कहते हैं कि कुछ भी करने को तैयार है। लोगों को लूटना, अपने जिसे कहते हैं कि चोरी करना, 1 रुपए के लिए भी वो करने के लिए जो है तैयार है। उसके बाद इंडिया जो है वो प्रोक्लेम करती है कि जी मैं दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हूँ। और मजे की बात यह है कि एक अमेरिकन जिसे कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फ्रीडम हाउस, और फ्रीडम हाउस ने रिसेंटली इंडिया को डाउनग्रेड किया है फ्रॉम बीइंग अ पार्शली फ्री कंट्री। वो ये कहते हैं कि इंडिया एक फ्री कंट्री नहीं है। इसमें जो सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया आजकल लद्दाख में, मणिपुर में, पंजाब में, कश्मीर में, वहां पे जो वो ह्यूमन राइट वायलेशन कर रही हैं, दे आर ऑल अनप्रेसिडेंटेड। वो उनकी मिसाल आपको कहीं पे भी नहीं मिलती है। तो उसकी वजह से वो कहते हैं कि इंडिया एक फ्री कंट्री नहीं है। और उसमें एक और बड़ी वजह यह है कि इंडिया अपने मुल्क के अंदर लोगों को उनके रिलीजन को प्रैक्टिस करने भी नहीं छोड़ता। अब इसके बाद हम अगर बात करें इंडिया के, ये तो इंटरनल मसले हो गए। इंडिया की नेक्स्ट एक जो बहुत बड़ी फेलियर है वो उसकी फॉरेन पॉलिसी की फेलियर है। फॉरेन पॉलिसी लेवल पे भी इंडिया जो है वो काफी फ्रंट पे फेल कर चुका है। सबसे पहले हम नेपाल की मिसाल देते हैं आपको। नेपाल ने अभी रिसेंटली अपना एक नया मैप निकाला, और उसने अपने नए मैप में इंडिया के कुछ ऐसे टेरिटरीज हैं जो कि बेसिकली बिलोंग नेपाल से करते थे, जिन पे इंडिया ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ था। लेकिन अब नेपाल उनको प्रोक्लेम कर रहा है कि जी वो हमारे जिसे कहते हैं कि अपने टेरिटरीज हैं। उसके बाद एक और बड़ी फेलियर जो इंडिया के लिए जाती है, साउथ एशिया में एक हमारे सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम सारे साउथ एशियन कंट्रीज मिलकर ऑपरेट करते हैं। तो वो सार्क जो है उसके काफी अरसे से कोई भी इवेंट नहीं हो पा रहा, कोई भी उसकी समिट नहीं हो पा रही, और वो उसका ब्लेम जितने भी सार्क कंट्रीज है वो सब इंडिया को देते हैं, बिकॉज इंडिया डजंट वांट टू एंगेज विद पाकिस्तान। इंडिया को पता नहीं क्या डर लगता है कि मैं अगर पाकिस्तान किसी पाकिस्तानी के सामने आ जाऊं तो वो शायद पता नहीं क्या कर लें हमारे साथ। तो जी हम आपके साथ कुछ भी नहीं करेंगे। आप हमारे साथ अगर आके बैठना चाहते हैं किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे, हम सिर्फ आपसे वहां पे फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा आप फिक्र नहीं करें, हम इंशाल्लाह आपकी तरह हम गिरे हुए लोग नहीं है, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे आपके साथ। उसके बाद नेक्स्ट जो है, चाइना ने, अगर आपको पता हो कि चाइना ने कुछ अरसे पहले लद्दाख में एक इंकर्शन की थी, और वहां पे उन्होंने इंडियन फोर्सेस को बड़ा मारा था, और उसके बावजूद इंडिया उस पर कुछ नहीं कर सका, और वो भी उसकी एक फेलियर है।
अब इन सारे फेलियर्स के बाद अब इंडिया जो है उसको समझ नहीं लग रही कि मैं क्या करूं। और वो जैसे हमारे बलूची में एक मकूला है, वो कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो आपके हाथ पैर भी वो आपके मतलब साथ होते हैं। मतलब ये कि आप कुछ अच्छा करना भी जाओ, लेकिन जब बुरा वक्त है तो आपके हाथ पैर भी जो है वो आपका साथ नहीं देते उस टाइम पे। तो इंडिया के साथ अभी एग्जैक्टली वही हो रहा है। अब इंडिया ने ये देखा कि जी मैंने तो बड़े फेलियर कर लिए, मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में हर तरह से फेल हो गया हूं, तो अभी मैं क्या कर सकता हूं। तो इंडिया ने एक कोशिश की। वो कोशिश इंडिया ने क्या की कि इंडिया ने जब कश्मीर के जो कुछ किया, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जब कश्मीर के ऊपर बोलना शुरू होगी, तो इंडिया ने उनके अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उसने बलूचिस्तान के अंदर, जिसे कहते हैं कि दहशतगर्दी करना, ज्यादा तेज कर दी पहले से। आप अगर देखेंगे ना, जब कश्मीर का स्टेटस खत्म हुआ, तो कश्मीर का स्टेटस जब इंडिया ने खत्म किया, तो उसके बाद आपको क्लियरली नजर आएगा कि बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में बड़ा इजाफा हो गया। और ये इस दहशतगर्दी में इजाफा वो ऐसे ही नहीं हुआ। वो दहशतगर्दी में इजाफा जो है वो इंडिया ने पर्टिकुलरली इसी वजह से कराया क्योंकि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के अटेंशन को डाइवर्ट कराना चाहती है फ्रॉम कश्मीर टूवर्ड्स बलूचिस्तान। आप ये देखें कि मोदी साहब लाल किले में जब खड़े होकर अपनी तकरीर करते हैं, मोदी साहब अपनी तकरीर के अंदर बलूचिस्तान को मेंशन करते हैं। वो अपनी तकरीर के अंदर कहते हैं कि जी हम आपके उस दुख दर्द को समझ रहे हैं, हम आपकी परेशानी को समझ रहे हैं। वो ये क्यों कर रहे हैं? वो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि उनको एक चीज पता लग गई है कि जी हमारी इतनी फेलियर्स हो गई हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कि हम अब अपनी तो कोई अच्छाई दिखा नहीं सकते उनको, तो हम झूठी बुराइयां दूसरों की उनके सामने लाके रखने की कोशिश करें। और इंडिया को एक बात समझ नहीं लग रही कि इंडिया कई सालों से ये चीज ट्राई कर रहा है कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बावर कराया है कि बलूचिस्तान में सिचुएशन इज वेरी प्रिकरेरियस, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी वो उनकी उस बात को नहीं मान रही। और उसी वजह से इंडिया जिसे कहते हैं कि वो बलूचिस्तान को अभी पिछले कुछ दिनों से, तो आप ये देखें, मैं मतलब आपको बता रहा हूं कि उनके एक रिपब्लिकन न्यूज चैनल है उनका, वो उसके ऊपर बैठ के बलूचिस्तान के अलावा और कोई बात ही नहीं कर रहे। वो जिनको भी बुलाते हैं, टॉपिक कोई भी हो, घूम फिर आके वो उसको बलूचिस्तान के ऊपर ले आते हैं। और मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं कि अभी रिसेंटली एक जिसे कहते हैं कि अमेरिकन स्कॉलर हैं क्रिस्टीन फेरर, और वो हमेशा से इंडिया में कोई भी न्यूज चैनल जब कोई शो करता था तो वो एक अमेरिकन स्कॉलर को लाके बिठा देते थे कि जी आप ये देखें, ये अमेरिकन स्कॉलर बैठी हुई है और ये अमेरिकन स्कॉलर आपको बता रही है कि पाकिस्तान के क्या हाल है। तो वो रिसेंटली उन्होंने एक वो अमेरिकन स्कॉलर को बुलाया, इन्हीं को ही बुलाया। पहले करण थापर ने अपने शो पे उनको बुलाया, और वहां पे जब करण थापर ने उनसे सवाल किया और उन्होंने उनसे पूछा कि जी आप क्या कहते हैं, ये जो हमारे एयरफोर्स के जो डीजी ऑप्स हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि जी हमने भी पाकिस्तान के 2 तैयारे मार गिराए हैं। तो वो खातून वो इतना इस बात पे गुस्सा हो गई कि उसने उनको एक टिपिकल उर्दू लैंग्वेज में जवाब दिया। उसने कहा ये सब बकवास है और आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और ये एक बहुत बड़ी बात है करने के लिए कि एक अमेरिकन, जिसको ये लोग अपना एक टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट एनालिस्ट समझते थे, उसके बाद वो गोस्वामी, अर्नब गोस्वामी के शो पे जब आई, तो गोस्वामी ने भी उससे जब इंडिया के हवाले से सवाल किया, तो उसने क्लियरली इंडिया को उसकी असलियत दिखाते हुए कि उसने कहा कि आप लोग बुरी तरीके से फेल हो चुके हो। आप पाकिस्तान को बिल्कुल भी डिटरेंस जीरो लेवल भी नहीं शो कर सके हो अपनी, और पाकिस्तान ने आपको मारा है और आपको बुरी तरीके से मारा है। और अब आप लोग सिर्फ क्या कर रहे हो कि आप लोग अपने मीडिया पे बैठ के झूठी कहानियां बना रहे हो, झूठे किस्से लोगों को सुना रहे हो। तो खुदा के वास्ते अपने ये झूठी कहानियां बंद करो, अपने ये झूठे किस्से बंद करो, और दुनिया के सामने जो हकीकत है उसको लाने की कोशिश करो। और उसके बाद एक और इनके बड़े मशहूर एक चैनल है द प्रिंट के नाम से वो चलता है। द प्रिंट ने अभी रिसेंटली एक शो सिर्फ इस चीज पे किया, अपने लोगों को यह बताने के लिए कि हमारे इंडिया के जितने भी फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने टोटली फेल हो चुके हैं। उनको ये मेक बिलीव कराने में कि जो दहशतगर्दी हुई है इंडिया में उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है और पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। वो टोटली उन्होंने खुद एक प्रोग्राम किया है। और द प्रिंट जो है वो मशहूर है इसी चीज के लिए कि वो हमेशा इंडिया के हक में और इंडिया के लिए प्रोग्राम करता है। लेकिन द प्रिंट जो है वो भी मजबूर हो गया और उसने एक प्रोग्राम ये किया कि जी पाकिस्तान में के सामने इंडिया टोटली फेल हो चुकी है डिप्लोमेटिकली। जंग में तो ऑलरेडी उनको पता है हमने उनका क्या हाल कर दिया। तो जब ये सारे फेलियर्स ने कल्मिनेट होके ये जब सारे इकट्ठे हो गए, तो इंडिया ने देखा कि जी अब पाकिस्तान तो हर फ्रंट पे ही जीत रहा है मुझसे, तो मैं अब पाकिस्तान को किस तरीके से डाइवर्ट करूं उसका अटेंशन। तो बहुत अफसोस के साथ उन्होंने जो हरकत की और हमारे मासूम बच्चों को जो टारगेट करवाया,
तो उनको इसका इंशाल्लाह हम हिसाब देंगे, बल्कि ऑलरेडी हमने इसका हिसाब देना शुरू कर दिया है और इंडिया को अभी लग पता जाएगा कि जो उन्होंने किया। अब एक जो सबसे बड़ी बात है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी हम लोग विदाउट एनी क्लेम जो है, हम बात करते हैं कि जी इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान के अंदर। तो मैं इस टाइम पे आपके सामने अभी रिसेंट टाइम्स में हमने इंडियन एजेंट्स जो कि पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे थे, पर्टिकुलरली जो बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहे थे, तो उनके हवाले से मैं आपको उनके नाम पढ़ के अभी सुनाता हूं। और ये जब नाम आप सुनेंगे तो आपको तो हैरान हो जाएंगे कि ये कोई एक या दो लोग नहीं है। इनमें सबसे पहले मशहूर जमाना आपको कुलभूषण यादव साहब याद होंगे। इनको हमने पकड़ा था, जो इनके नेवी के, वो अभी तक हमारे पास हैं। और पहले तो इंडिया उसको डिनाई करती रही, फिर बाद में इंडिया ने मान लिया। फिर हमने एक सदाम को पकड़ा था, सिंध से एक बाचल सोलंकी थे, उनको हमने पकड़ा था। उसके बाद आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन 2016 में इंडिया के 8 ऐसे डिप्लोमेट्स थे जिनके नाम आपको इधर नजर आ रहे होंगे। 8 ऐसे डिप्लोमेट्स थे जिनको हमने पाकिस्तान से निकाला इसी वजह से, क्योंकि वो यहां रहते हुए पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रहे थे। हालांकि इंडियन जो डिप्लोमेट्स कहीं पे भी होते हैं उनको इजाजत नहीं होती ऐसी काम करने की, लेकिन वो इंडिया के लिए यहां पे काम कर रहे थे। हमने अशोक कुमार को पकड़ा, हमने योगेश कुमार को पकड़ा, हमने गौतम को पकड़ा, हमने मोहम्मद सलीम को पकड़ा, हमने अब्दुल शकूर को पकड़ा, हमने अयूब अंसारी को पकड़ा। और ये सारे वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर बैठ के ऑपरेट कर रहे थे बलूचिस्तान के खिलाफ, और वो बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन सबको पकड़ा और हमने इन सबको सबूतों के साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ला के खड़ा कर दिया। तो अब यहां पे इंडिया को एक क्लियर मैसेज जो हम देना चाहते हैं कि वो एक बात सबसे पहले समझ लें कि बलूचिस्तान को आप ना पहले कभी डिटर कर सके हैं, ना आप पहले कभी जिसे कहते हैं कि यहां पे कुछ कर सके हैं। आप जो कुछ अपने इन एजेंट्स के थ्रू बलूचिस्तान में करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने पहले भी आपको पकड़ा है और हम आगे भी आपको पकड़ेंगे। और अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो भी इस बात को समझ गई है कि आप जो दावा कर रहे थे पाकिस्तान के हवाले से, अभी वो दावा आपके ऊपर आ रहा है। उसका एक सबूत आपने पहले उस दिन दिया जब आपने 31 हमारे मासूम मारे, जब आपने ये कह के हमला किया कि जी मैं दहशतगर्दों के कैंप्स पे हमला कर रहा हूं। और उसके बाद दूसरे बड़े सबूत आपने जिसे कहते हैं अभी गुजदार में दिया, जब आपने मासूम बच्चों पे हमला किया और आपने हमारे मासूम बच्चों को शहीद किया और आपने उनको जख्मी किया। ये इस वजह से किया इंडिया ने, वो ये समझ रहा था कि शायद इसकी वजह से हम डर जाएंगे या हम परेशान हो जाएंगे। तो हम कभी भी डरेंगे नहीं, कभी भी परेशान नहीं होंगे। आपने अगर देखना है तो आप उस बाप की जाके वीडियो देखें जिसके 2 बच्चे आपने शहीद किए, तो उसके बाद भी उसका हौसला वो बुलंद था। आप लोगों के वो एयरफोर्स या आर्मी के लोगों की तरह नहीं थे जिन्होंने जब मार खाई उसके बाद आके जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे तो उन सारों के मुंह लटके हुए थे। तो अभी इस वीडियो के तवस्सुल से मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से एक बात करना चाहता हूं, उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जी आप देखें, जो इंडिया है वो एक न्यूक्लियर स्टेट है, उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। तो ये हमारे लिए सिर्फ एक खतरा नहीं है, ये पूरे दुनिया के लिए खतरा है। वो जैसे उर्दू का एक मिसाल नहीं होता, वो कहते हैं कि जी कभी भी एक बंदर के हाथ में माचिस नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब बंदर के हाथ में अगर माचिस लग गया तो वो फिर सारी दुनिया में आग लगाता फिरेगा। तो इसी तरीके से हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये इंडिया के हाथ में जब तक ये वेपन्स हैं न्यूक्लियर, तो वो भी वैसे ही है कि जैसे एक बंदर के हाथ में माचिस हो। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को अभी मिल बैठ के एक बात सोचनी चाहिए कि आया इंडिया जो कि ना सिविलियंस को बख्शता है, ना बच्चों को बख्शता है, और जो कि मुसलसल पाकिस्तान में अपने दहशतगर्दों के थ्रू मासूम लोगों को मरवाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको अभी एक्ट करना चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी। और हमारे अभी एक डेलीगेशन गई है इंटरनेशनल कम्युनिटी से, लोगों से मिलने के लिए गई है, और वो हमारे केस को इंशाल्लाह वहां अच्छे से पुट फॉरवर्ड करेंगे। और हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि इससे ज्यादा आपको और क्या सबूत चाहिए इंडिया के फेलियर्स के बारे में। और इंडिया जैसे कि इंडिया के अंदर फेल हुआ है, इंडिया जैसे कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने फेल हुआ है, इंडिया इसी तरीके से बलूचिस्तान में भी फेल होगा और वो बलूचिस्तान में कुछ भी नहीं कर पाएगा। आप सबका शुक्रिया।